देखिए क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है और किस तरह से दिया गया है। तो कहा गया है कि टॉर्सनल कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट अ सिलिंड्रिकल ऑफ लेंथ L/2 रेडियस R एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी eta बाय 1 टर्न विल बी। तो इसमें ट्विस्टिंग टार्क में आपको रीड कराया जाता है वर्क डन बाय ट्विस्टिंग टार्क। तो इस तरह से ये दिया जाता है फ्रॉम 0 टू थीटा एंगल। तो यहाँ पर C इंटू डी थीटा ये रखकर सॉल्व कराया जाता है, थीटा इंटू डी थीटा इस तरह से ये सॉल्व कराया जाता है। तो आप यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करके C को कांस्टेंट लेके चलते हैं तो C थीटा स्क्वायर बाई 2 ये आता है। जब आप C की वैल्यू रखते हैं जैसे 1/2 तो C को जब आप रखते हैं तो पाई ईटा R की पावर 4/2L इस तरह से रिटर्न करते हैं और यहाँ पर ये थीटा स्क्वायर है। तो ये वर्क डन बाय ट्विस्टिंग टार्क ये सॉल्व हो जाता है। लेकिन आपसे जो पूछा गया है कि ऐंठन करने वाले आवश्यक मरोड़ी बलयुग्म और किसके लिए दिया गया है L/2 लेंथ के लिए, L/2 लेंथ के लिए। तो टॉर्सनल कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट ये पूछा गया है फॉर L/2 और रेडियस R है। इसे पढ़ रहे हैं टॉर्सनल कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट फॉर लेंथ L/2। तो जो ये C है टॉर्सनल कपल इसका मान अभी लिखे थे पाई ईटा R की पावर 4/2 ये लिखा गया था। ये है आपका टॉर्सनल कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट और एनी सिलेंडर 0 टू थीटा एंगल। तो आप C का मान L/2 के लिए निकालेंगे तो L की जगह L/2 रख दिया जाएगा। तो जब 2 रख देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा पाई ईटा R की पावर 4/L। तो ये आंसर जो है आपको दिया गया है A 92 का ये दिया गया है। तो इस तरह से ये मान प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस और हैं जिनको आप सॉल्व करें तो नोट कर चुके होंगे, रब कर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए 92 के बाद 93 93 यहाँ पर दिया जा रहा है कि डायोड वाल्व जैसे ट्रायोड और डायोड वाल्व आप लोग रीड किए हैं जिसमें प्लेट और ये फिलामेंट कैथोड भी दिखाया जाता है। इसको इनडायरेक्ट हीटेड डायोड वाल्व कहते हैं। प्लेट कैथोड फिलामेंट। तो अब इसमें दिया गया है प्लेट वोल्टता में परिवर्तन का मान। तो डेल्टा भी आप ले सकते हैं, इसको एनोड भी आप कह सकते हैं, इसको कैथोड कहा जा रहा है। तो डेल्टा Vp तो 50 माइनस 48 ये मान दिया गया है वोल्ट ये परिवर्तन के लिए। और इसमें जो करंट फ्लो होती है इसको एनोड करंट आप कहते हैं। इसमें जो एनोड करंट में चेंजेस है डेल्टा Ip वो भी मान दिया गया है 70 माइनस 60 ये शायद मिली एम्पियर में है। तो मिली एम्पियर ये वोल्ट में दिया गया है। तो कहा गया है कि डायोड का डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पर डायनेमिक रेजिस्टेंस आप प्लेट जब आप सॉल्व करते हैं यहाँ पर Rp लिखते हैं डेल्टा Vp अपॉन डेल्टा Ip। तो इस तरह से इसको रखकर सॉल्व कर लें जो मान आ रहा हो। ये मिली एम्पियर में है तो पावर यहाँ ले आ दीजिए -3 का यहाँ पर 3 तो ये ओम में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आंसर दिया है ए दिया है शायद तो आप ए टिक कर लें Rp 200 में।
और ये सॉल्व कर भी चुके होंगे क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके करने लायक हैं वो आप लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से 94 है, क्वेश्चन नंबर 94। तो 94 को रीड करने से पहले इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और है, इधर दिया गया है, जिसमें मोजले के अनुसार ये फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट दिया गया है एटॉमिक नंबर में जब आप रीड करते हैं। तो 3 RC Z-1 का स्क्वायर अपॉन 4 ये दिया गया है। या तो आप यहाँ न्यू इक्वल टू C बाई लेमडा लिख दें, ये कैंसिल होकर वेवलेंथ भी आ सकता है। तो यहाँ से जो मान दिया गया है यही क्वेश्चन इधर भी है जो अभी रीड कर रहे थे। इसमें एटॉमिक नंबर दे दिया है और आपको वेवलेंथ परमाणु को मान दिया है, जैसे जेड लिख दे रहे हैं। तो जो जेड का मान है, और यहाँ जो ये बी होता है ध्यान रखिएगा कि के अल्फा सीरीज के लिए बी का मान 1 प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बी इक्वल टू 1 फॉर के अल्फा सीरीज, और जेड आपको दिया गया है 11, यहाँ पर दे दिया गया है। और तरंगदैर्घ्य का मान पूछा जा रहा है जब जेड का मान 4 लेमडा के लिए। तो पहली बार जो है इसमें लेमडा की वैल्यू आपको सॉल्व करना है, न्यू की जगह पर C बाई लेमडा रख लीजिए, ये आप लेमडा 1 मान लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है लेमडा इक्वल टू 4 अपॉन 3R, इस तरह से इसको रिवर्स कर लीजिए, Z-1 यूज कर लीजिए, बी का मान स्क्वायर। तो ये टू रिलेशन आपको दिया है, एक बार आप इसको लेमडा 1 Z1, अगली बार लेमडा 2, ये कांस्टेंट कोई मानकर डिफाइन कर लीजिए। और Z1 ये दिया है, Z2 आपको डिफाइन करना है, और लेमडा 2 भी दे दिया है। लेमडा 2 का मान आपको दे दिया है, ये 4 लेमडा है, 4 लेमडा, और लेमडा 1 लेमडा के बराबर है। तो आप सभी मान देख सकते हैं इसमें। तो लेमडा 2 बाई लेमडा 1 आप इसको यूज कर लीजिए, तो ये रेसिप्रोकल है। जैसे लेमडा 2 तो यहाँ पर जो है ये मान ऊपर आ जाएगा, लेमडा 1 माइनस Z1 - 1 का स्क्वायर अपान, इसको अपान में ले लीजिए, Z2 - 1 का स्क्वायर। अब आपको ये रेशियो दे रखा है, Z2 भी निकालना है, लेकिन यहाँ पर 4 दिया है ये, और ये रेशियो कैंसिल हो जाएगा, ये मान 4 आ जाएगा, और Z1 भी दिया हुआ है 11 रख सकते हैं। तो इस तरह से Z2 - 1, अब इसका पूरा रूट ले लीजिए, पूरा रूट लेकर Z1 - 1 इक्वल टू रिवर्स भी किए हैं 1/2, मल्टीप्लाई करके Z2 का मान अब आप सॉल्व कर सकते हैं, Z1 दिया गया है। तो इसमें जो भी आंसर आए टिक करिएगा, लेकिन जो आयोग ने जारी किया है वो ए है, 94 का ए है। तो आप इसको रख कर देख लीजिए क्या आ रहा है, सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 94 का ये सॉल्व मिला। क्वेश्चन नंबर 95 थ्योरेटिकल है, और इसमें आप जानते हैं कि एंट्रोपी का जो चेंजेस ग्राफ दिखाया जाता है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एस और टी का, तो उसमें इस तरह से ये आपको प्राप्त होता है। तो इस पर डिस्कशन अभी लार्ज जरूरत नहीं है, इसमें जैसे कि एडियाबैटिक है और आइसोथर्मल है, इस तरह के प्रोसेस को लेकर ये साइक्लिक दिखाया जाता है। तो इसमें आपका आंसर बी होगा, 95 का बी, 95 का बी। 96 जो दिया गया है
96 को देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। 96 तो इसमें रेडियस ऑफ अर्थ आपको दे दिया गया है आरी 6400 किलोमीटर बताया गया है। अब इसको स्फेरिकल मानकर इसकी दायरता तो आप फॉर्मूला जानते हैं, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। इसको अगर आप याद किए हों तो ये 711 माइक्रोफैरेड लिखवाया गया है और आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ऐसे ही 97 है, जो क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर लिए हो तो उसमें केवल आंसर मैच कर लीजिए। 97 में लाइट कमिंग फ्रॉम द सन हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर वेवलेंथ। वेवलेंथ दिया गया है 470 नैनोमीटर, ये बताया गया है। Assuming that the surface of the sun emits the black body, calculate the temperature of the sun। तो यहाँ विन कांस्टेंट से सॉल्व करा रहा है, विन कांस्टेंट का मान भी दिया हुआ है 0.288 सेंटीमीटर यहाँ पर केल्विन में। तो इस तरह से आप लेमडा m इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट पे आप यूज करते हैं। लेमडा का मान, बी का मान रखकर टी का मान निकाल लीजिए, तो इसमें आंसर शायद सी आ रहा है। टी का मान है 6128 केल्विन। यह है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 और सब लोग कर लिए होंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 98 देख लीजिए। 98 क्वेश्चन नंबर 98 में क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है कि अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस इतना इज ब्रोकिंग इनटू 1000 इक्वल ड्रॉप्स। तो आपने पढ़ा होगा कि एक बड़ी बूंद को एक समान आकार की n छोटी बूंदों में विभक्त की जाए। नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो है n है, इस तरह से r इक्वल ले लिए गए हैं, इसको आप कैपिटल R मान लें। तो इसमें कह रहा है कि चेंज इन सरफेस एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो आप ड्रॉप के लिए T इंटू डेल्टा ए और सोप फिल्म के लिए 2 डेल्टा ए लिखते हैं, क्योंकि उसमें डबल सरफेस का पोजीशन होता है। तो आपको यहाँ टी सरफेस टेंशन का मान दे दिया है 0.075 न्यूटन पर मीटर है, ये दे दिया गया है। और इसमें रेडियस भी बताया गया है स्मॉलर ड्रॉप का, या देखते हैं। तो इसमें बिगर कर दिया है वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 10⁻² मीटर, कैपिटल आर दिया है। तो कैपिटल आर आपको दिया है 10⁻² मीटर और इसे ब्रेक किया गया है। तो जब आप एक बड़ी बूंद को n छोटी बूंदों में विभक्त करते हैं तो इसके आयतन बराबर होंगे। तो आप ये लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। किसी एक स्मॉलर ड्रॉप का वैल्यू में n से मल्टीप्लाई, n जो है टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स है। इसको जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप इक्वल टू n⁻⁴ रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, ये आ जाता है। इसमें जो बोट की संख्या दी जाती है ताकि प्योर रूट आ जाए, जैसे ये 1000 है 1/3 RS, तो ये बिगर का आपको दे रखा है 10⁻² मीटर। यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, तो RS इक्वल टू 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 10⁻³ मीटर। इस तरह से ये मान प्राप्त हो गया। जब वर्क डन में रखता हूँ तो डेल्टा ए निकालना होगा, और डेल्टा ए आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। ये मान दिया जा रहा है n बूंदों का पीसी क्षेत्रफल, जितना ये ब्रेक किए हैं इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है इससे, तो n इंटू किसी एक ड्रॉप का सरफेस एरिया 4πr² माइनस बिगर का होता है यहाँ पर 4πr²। ये है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि RS की वैल्यू आपको मालूम है।
वैसे तो इस तरह के क्वेश्चनों का फॉर्मूले ही याद करना जरूरी रहता है, क्योंकि जब तक ये ब्रेक करेंगे समय ज़्यादा लेगा। तो आपको जो लास्ट वाला मान है वो याद रहना चाहिए कि कितना पावर में आता है। जैसे हमें यहाँ पर कन्वर्जन रख दे रहे हैं, आप देख लीजिए। जैसे RS नहीं मालूम है तो आप इसको हटाकर रख सकते हैं। 4 पाई कॉमन है, 4 पाई कॉमन ले लीजिए एन, और RS का मान जो है ये बिगर के टर्म में अभी आपने देखा, तो इसको अभी मान नहीं रख रहे हैं। ऐसे देखिए R/N की पावर 1/3, तो इसको हटा दीजिए तो ये आ जाएगा R² N की पावर 2/3, क्योंकि ये स्क्वायर किया गया है -R²। अब आप R² भी कॉमन ले सकते हैं, तो 4 पाई R², ये मान आ जाएगा। इसको ऊपर लाइए तो 1 - 1/1 - 2/3, तो 1/3, यहाँ से 1 - 2/3, 1/3, तो R² कॉमन है। अब आपको सभी मान दिया हुआ है, N भी दिया है, R भी दिया है और T भी दिया है। तो अब आप इसमें रख कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सारे मान आपको मालूम है, देख सकते हैं। तो जो W रिटर्न है T × डेल्टा A, उसमें T भी आपको दिया हुआ था, T का मान इसमें शायद 0.75, और डेल्टा A का मान आपके सामने है। यहाँ से 4 पाई R², तो R का मान था 10⁻² का स्क्वायर, और ये 1000 -1, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और वर्क डन ही जो है चेंज इन सरफेस एनर्जी के इक्वल होगा। यहाँ से ये मान 98 का शायद ये आ रहा है। अगर कोई चेंज हो तो आप जो है जो आएगा वहीं रखिएगा। 98 का ये कैलकुलेशन आपको देखना है, जो चेंज आ रहा होगा, जो आ रहा होगा वहीं रखिएगा। तो इस तरह से ये जो सॉल्व हुआ है देख रहे हैं, तो ये सब लेंदी मान है। पेपर में यही था कि क्वेश्चंस के जो स्टेप हैं वो 11th-12th लेवल के न्यूमेरिकल हैं ज़्यादातर, लेकिन कैलकुलेशन है, जैसे कि बोर्ड की तरह से पूछ लिया है, जो कि होना नहीं चाहिए। बोर्ड लेवल की तरह से क्वेश्चन दिए हैं, टाइम टिकन है। इसी तरह से आप जो है 99, क्वेश्चन नंबर 99 देख सकते हैं। इसमें जो दिया गया है, किसी द्रव्यमान वितरण के कारण x दिशा में विद्युत क्षेत्र के भीतर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलॉन्ग x डायरेक्शन आपको बताया गया है कि x की पावर -3/2 है, E की वैल्यू है, और k कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। यहाँ बताया गया है कि कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो आपको इसमें अनंत पर बुद्धि विभव को शून्य मान लिया जाए तो x दूरी पर विभव क्या होगा, अर्थात यहाँ कोई चार्ज होगा और यहाँ पर आपको x डिस्टेंस पर ये पोटेंशियल बताना है कितना होगा, जहाँ पर E की वैल्यू आपको दे दी गई है, और इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 मानकर सॉल्व करना है। यहाँ से कोई फेज चार्ज यहाँ रखा है, तो आप जानते हैं E और V का रिलेशन यहाँ से इक्वल टू माइनस आप देख करते हैं dV/dr। x है तो dx लिख दीजिए, यहाँ s लिख सकते हैं। तो इस तरह से dV इक्वल टू A × dx। अब E का मान रख दीजिए k x की पावर 3/2 माइनस में है इंटू dx, और ये आपको इनफाइनाइट पर 0 से भी, और ये इनफाइनाइट से ये शो किया जा रहा है डालकर यहाँ पर, तो इसका पोटेंशियल भी हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें कि कांस्टेंट को अलग करिए, x की पावर -3/2 इंटू dx, इनफाइनाइट टू x डिस्टेंस ये शो कर रहा है। इनफाइनाइट से आप ला रहे हैं या सेंटर से, यहाँ से दिया है तो आप ये 0 से x तक शो कर दीजिए, हालांकि वो डिस्कशन में इनफाइनाइट भी नाम लिया है। तो यहाँ पर रखकर आप इसको सॉल्व इंटीग्रेट कर लें, और जो मान आ रहा है वो आप रखते हैं। तो इसमें शायद आंसर आ रहा है बी, बी।
तो बी आप रख दें तो ये सॉल्व हो जाएगा, या जो आ रहा है उसको सॉल्व करके देख लीजिए और वो आप रख दीजिए। इंटीग्रेशन में आप जानते हैं पावर +1 बढ़ता है, किसी को प्रॉब्लम है तो इसमें इस तरह से रख कर सॉल्व कर लीजिएगा। एक्स की पावर -3/2 +1 और यही वैल्यू 3/2 +1 यहाँ भी लिखी जाती है, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू है। अब जो आएगा ये रूट में रहेगा और ये 1/2 2 ऊपर आ जाएगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो 2 के इधर आ रहा है और ये रूट में एक्स आ रहा है। तो इस तरह से सॉल्व करके देख लीजिए, √3 के/x वो माइनस में बच रहा है तो वहाँ पर अपान में आएगा, ये अपान में आएगा। तो यहाँ पर बी आंसर इसका दिया गया है। तो देख रहे हैं कैलकुलेशन बेसिस हैं, ज़्यादा समय चाहिए इन पेपरों को सॉल्व करने के लिए, यही इसकी समस्या थी। क्वेश्चंस कोई स्टैंडर्ड नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा समय नहीं मिलेगा जब आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 100 तो जो दिया गया है वो आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी क्यूब आप लीजिए और उसके सेंटर पर चार्ज रखकर आप जानते हैं फ्लक्स आप मेजर करते हैं। जैसे ये क्यूब है, अब आप इसके सेंटर पर चार्ज रखते हैं, ऐसे देखिए यहाँ कहीं चार्ज रखा है, तो आप टोटल फ्लक्स तो गॉसियन थ्योरम से आप निकालते हैं। टोटल फ्लक्स जो होती है बाउंडेड विथ क्लोज गॉसियन सरफेस, तो उसमें Q/ε0 आप लिखते हैं ये। तो इसमें जो फेसेस हैं वो 6 हैं, तो टोटल फ्लक्स में 6 इंटू फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेज, तो इसमें से जो ईच फेज है उसमें आप रख कर सॉल्व करते हैं Q/ε0, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेज इक्वल टू Q/6ε0। तो इस तरह से इसको आप डिवाइड करके ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर सी है और सब लोग जानते हैं, डायरेक्टली कर लिए होंगे, इसको सॉल्व करना जरूरी नहीं था। इसी तरह से 101 को जानते हैं कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ये क्वेश्चन नंबर 101 था, तो उसको लिखना भी जरूरी नहीं है क्योंकि आप उसको नोट कर चुके होंगे और उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इस तरह से देखिए, इसमें जो दिया गया है 102, क्वेश्चन नंबर 102, यहाँ पर जो है थोड़ा समझाना होगा, ये काम नहीं कर रहा है बताने में। तो इसको देख सकते हैं, जैसे एक दिया गया है ट्यूनिंग फॉर्क ये, और एक आपको सोनोमीटर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो स्वरित द्विभुज है ट्यूनिंग फॉर्क, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की, वो दिया गया है, इसको N1 मान लीजिए, 260 हर्ट्ज है ऐसे। और एक यहाँ पर जो है सोनोमीटर दिया गया है, सोनोमीटर, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी अननोन है, इसको N2 मान लीजिए, ये गिवन नहीं है, लेकिन ये एक साथ वाइब्रेट कराए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है 5 बीट्स पर सेकेंड सुनाई पड़ती है, अर्थात N2 की जो संभावित आवृत्ति होगी पॉसिबल में आप पढ़े होंगे, N1 + x 265 होगी या N1 - x या 255 होगी। ये दो संभावित आवृत्तियां यहाँ पर हो सकती हैं। तो फिर से कह रहा है कि यदि तार के तनाव में थोड़ी सी वृद्धि कर दी जाए, तो सोनोमीटर जो यहाँ पर है, सोनोमीटर के तार के तनाव में थोड़ी सी वृद्धि कर दी जाए, तो टेंशन इंक्रीज करेंगे, तो इसकी कंडीशन दी जा रही है। तो इंक्रीज करने के बाद फिर से इसके साथ ऑसिलेट कराया जा रहा है, तो जो बीट्स हैं पहले से अधिक उत्पन्न हो रहे हैं। तो सेकेंड कंडीशन फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है 260 हर्ट्ज है,
और जो सोनोमीटर का जो टेंशन है तार का, यहाँ पर टेंशन ऑफ वायर इंक्रीजेज, टेंशन ऑफ वायर इंक्रीजेज, तो तार में तनाव उत्पन्न करके जो बढ़ा रहे हैं, तो N2 का जो मान होगा पहले से अधिक प्राप्त होगा। किसी सोनोमीटर के तार में तनाव बढ़ा दिया जाए तो कंपन की आवृत्ति बढ़ जाएगी, अर्थात अगर आप ये ले गए होंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो ये 266 हो सकता है, 267 हो सकता है, 268 हो सकता है, ये बढ़ते हुए कोई मान प्राप्त हो सकता है। या अगर ये बढ़ रहा होगा तो 256 हो सकता है, 257 हो सकता है, 258 हो सकता है, बढ़ते हुए कोई मान प्राप्त होगा। अब कह रहा है कि इन्हीं में से कोई एक मान है और ये आप दिए हैं इसको, इनमें से कोई एक मान होगा और इसको लेकर कंप्लीट करा रहे हैं, तो यहाँ बिट्स पहले से अधिक प्राप्त हो रहा है। तो पहले से अधिक तो यहाँ 5 है, तो आप 6 बिट्स कर सकते हैं, और अधिक होगा 7 होगा। टेस्ट के लिए सिर्फ हमने एक ही बढ़ाया है, तो ये बढ़ते हुए प्राप्त होता है, अर्थात 5 है तो ये 6 हो जाएगा, 7 भी हो सकता है, लेकिन एक बढ़ते हुए टेस्ट कर सकते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि किसके साथ इनमें से दिया जाए कि ये 6 बीट पर सेकेंड हमें प्राप्त हो जाए। तो जैसे इसको देखिए 260 का, इससे शुरू करिए तो 56, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, लेकिन इसके साथ लीजिए तो 6 आ रहा है, अर्थात इसमें तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं, बढ़ते हुए मान इसी में प्राप्त हो रहा है। तो ये फ्रिक्वेंसी रही होगी तभी ऐसा हुआ है, अर्थात सोनोमीटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो 265 ये होनी चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर 265 होने चाहिए। वैसे भी याद रखिएगा, तार में कंपन की आवृत्ति बढ़ाने पर, तनाव बढ़ाने पर कंपन की आवृत्ति बढ़ती है, घटती नहीं है। जो मैक्सिमम होगा वैसे, क्योंकि बढ़ा रहा है तो मैक्सिमम रहा होगा तभी ऐसा हुआ होगा, मिनिमम वाली वैल्यू पास में आ जाएगी, अंतर घट जाएगा। यहाँ पर ए 265 हर्ट्ज ये आंसर होना चाहिए ए, हालांकि ए जारी भी किया गया है। कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मैच नहीं है, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। एक आध क्वेश्चन तो हमें रीडिंग में गलत हो गया है जो बहुत ईजी है, जैसे कि पोटेंशियल का है, अभी नाम दे भी ले रहे हैं, उसमें सबको मालूम है। अब क्वेश्चन नंबर देखना होगा कि कौन सा है, लेकिन हाँ लास्ट में क्लोज करते करते वो मिस्टेक हो गया था। जैसे डायपोल का है, ये आप जानते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, या चाहे आप माइनस इधर रखिए प्लस क्यू। तो डायपोल के एक्सिस पर जो पोटेंशियल तो जीरो नहीं, लेकिन रस्सी पर पोटेंशियल जीरो होता है। जब आप किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जब निकालेंगे जो थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट तो 1/4πε0 टी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। जब कॉस लेंगे ताकि इस पॉइंट को इस एक्सिस पर लीजिए तो थीटा 0 पर ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। जब इस पॉइंट को यहाँ पर कहीं लीजिए थीटा 90, तो कॉस 90 ये 0 हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर लाइन पर ये 0 आना चाहिए। तो ये कॉस की बजाय हमने साइन ले लिया था। तो ये एक डिफरेंस है जो कि बहुत ही इजी है और सबका सही भी होना चाहिए, पी कॉस थीटा। तो कभी कभी है कि जल्दी आप क्लोज करते हैं तो सोच कुछ और लिख कुछ और जाता है। तो ये हमने जो जारी किया है उसमें ये डिफरेंस है, मिस्टेक है। तो क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, क्वेश्चन नंबर 103, इसमें जो दिया गया है तो ये तो आप सॉल्व कर लिए होंगे। टू लेंसेज को कंबाइन किया जाता है तो ये आपके पास फॉर्मूला है F1 प्लस F2। तो कंबाइंड फोकल लेंथ सॉल्व कर लीजिए, मान दिया है F1 को आप ले लीजिए 15 सेंटीमीटर, F2 दिया हुआ है -12 सेंटीमीटर। जो F का मान आ जाएगा वो -60 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें आंसर डी है, आंसर डी। इसमें कॉम्बिनेशन आप लेंसेज आप पढ़े हैं इस तरह से, प्लस माइनस दिया है तो उत्तल अवतल की भांति होगा F1 और F2, और ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इसमें F2 नेगेटिव है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 104, इस तरह से 104 देख सकते हैं। तो इसमें जो है अब बेशक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जाए तो आवर्धन क्षमता
तो ये भी थोड़ा सा हिंट कर दें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसको देख सकते हैं। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 104 में 104 में तो आप जानते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है वो अलग अलग पार्ट में, एक तो स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी के लिए और एक होता है अनंत पर जब प्रतिबिंब बनता है एट इंफिनिटी, जिसको नॉर्मल विजन और एक को डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। तो इनमें दो फॉर्मूले चलते हैं। जैसे आप एक में वी नॉट बाई यू नॉट इस तरह लिख रहे हो डी बाई एफ टी, देखा जाता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसी तरह से जब ये आप लिखते हैं, जिस सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है, तो वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ टी इस पर डिस्कशन करते हैं। और इस तरह से जब ये किसी स्पर्श देश के न्यूनतम दूरी पर बनता हो या अनंत पर बनता हो, तो ऐसे ही फॉर्मूले आप इनको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। लेंथ के पदों में जब आप लिखते हैं तो इसमें एल अपान एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ टी इस तरह से मान आता है। ये सब सूक्ष्मदर्शी के लिए, माइक्रोस्कोप के लिए लिख रहे हैं। माइक्रोस्कोप कंडीशन सब अलग अलग है। ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है और ये फॉर्मूला जो है इनफाइनाइट पर अंतिम प्रतिबिंब है और ये डी पर 25 सेंटीमीटर पर है। तो कभी कभी आता है कि लेंथ अगर बढ़ा दें तो क्या होता है, फोकल लेंथ चेंज कर दें तो क्या होता है। तो एफ को आप जानते हैं, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अवदेशक लेंस की फोकल दूरी, ऑब्जेक्टिव लेंस या अवदेशक लेंस की फोकल दूरी। एफ ई आप जानते हैं, आई लेंस की फोकल दूरी, आई लेंस के लिए फोकल दूरी है या फोकल लेंथ। तो अब आपका जैसे दूसरा है मैग्निफिकेशन, ये तो माइक्रोस्कोप के लिए हो गया। और टेलीस्कोप के लिए जब आप लिखते हैं जैसे एफ ओ बाई एफ टी या आप माइनस लिखते हैं या प्लस, कोई अलग अलग फॉर्मेशन है, माइनस में भी कहीं प्लस में भी। तो इस तरह से आपको ये टेलीस्कोप के लिए और ये माइक्रोस्कोप के लिए दो अलग अलग मान मिला है। तो जो पूछा गया है अपदेशक लेंस, मतलब ये इसकी चर्चा हो रही है, अपदेशक लेंस की फोकल दूरी बढ़ा दी जाए। तो इसमें बढ़ाएंगे तो देखिए टेलीस्कोप का तो बढ़ रहा है लेकिन माइक्रोस्कोप में घट रहा है, यहाँ पर है। तो इस तरह से इसमें माइक्रोस्कोप का डिक्रीज होगा लेकिन टेलीस्कोप का इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आंसर जो है इसमें डी होना चाहिए। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये सब मैं लिखा गया है टेलीस्कोप के लिए और ये माइक्रोस्कोप के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें अगर इस फॉर्मूले पहले से नहीं मालूम है तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि डायरेक्ट आप हर चीज को लिख कर वहाँ सॉल्व नहीं कर सकते। तो यही प्रयास करना चाहिए जो हम पहले भी कह रहे थे कि आप क्वेश्चंस करके जाएंगे, वो ब्रिटिश तो जरूरी रहता है ताकि स्पीड बने, लेकिन कौन सा क्वेश्चन आएगा ये बताना संभव नहीं होता है, या किससे ज़्यादा आएगा ये भी एक अंदाजा ही होता है सिर्फ। इसमें तो सभी पार्ट से दिए गए हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 104 हो गया। 105, 105 में जो डिस्कशन है, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ए वायर दैट कैन बी स्ट्रेच्ड विदाउट ब्रेकिंग। तो यहाँ पर जो P इक्वल टू आप जानते हैं एफ बाई ए होता है, P इक्वल टू एफ बाई ए, स्ट्रेस पर डिस्कशन हो रहा है। P को आप कह सकते हैं, यहाँ प्रेशर नहीं है, स्ट्रेस, जिसको आप प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल को अगर आप देख करके लिखना चाहें तो एफ को आप चाहें तो एम जी लिख सकते हैं। अगर किसी वेट के कारण कोई कार है और अपने ही भार के कारण लंबाई में वृद्धि कर रहा है, इसका लेंथ बढ़ रहा है, ऐसे ये इंक्रीज हो रहा है अपने भार के कारण, इसमें तो बनना संभव नहीं हो रहा है। पहले इसको लाज बना दे रहे हैं ऐसे, जैसे इसका लेंथ ये बढ़ रहा है ऐसे, ये वेट एम जी है तो आप उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। मास नहीं दिया है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। और यहाँ से अगर वॉल्यूम नहीं मालूम है, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो ए इंटू एल रो इंटू जी आप आने ये कैंसिल हो जाएगा, तो पी इक्वल टू एल रो जी।
इस तरह से जो आपको मान दिया गया है, डेंसिटी दिया है वायर का, तो डेंसिटी है यहाँ पर 7.8 10⁻³ kg/m³। ये डेंसिटी है, डेंसिटी दी गई है। और ध्यान से देखिए, डेंसिटी दी गई है, इसके साथ साथ स्ट्रेस भी दिया हुआ है कि 7.2 × 10⁻⁸ N/m²। तो इसको रख दीजिए, जी आप चाहे 9.8 या 10 जैसा हो रख कर देख लीजिए। तो यहाँ से एल का मान ज्ञात हो जाता है। एल आप रिजॉल्व कर सकते हैं, और ये शायद आया है सी 9.4 किलोमीटर। तो 105 का सी सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 106 तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, इस पर हम आपत्ति कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, सरल आवर्ती करने वाले कण की जो स्थितिज ऊर्जा अगर आप लिखते हैं कांस्टेंट इस तरह से 12kx², तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो 12k यहाँ से a² a-x का स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ अगर हम इसको ब्रेक करें, ये फंक्शन, तो ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के रूप में ये शो कर रहा है, लेकिन उन्होंने इसी को पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जारी किया है। ये पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ से हम इसको माइनस करके अलग से काइनेटिक एनर्जी का एक पार्ट ऐसे लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर अलग अलग करना होगा। जैसे देखिए, टोटल एनर्जी है 12k² माइनस 12kx², इस तरह होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ फंक्शन इस तरह से आना चाहिए, जिसमें कि 12k माइनस x², ये होना चाहिए। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का जो पोजीशन है वो ये होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी इस रूप में, लेकिन उन्होंने स्क्वायर के रूप में ये शो कर दिया है। ये थोड़ा सा बस कंफ्यूजन कर सकते हैं कि है के x माइनस a², ऐसे। ये या तो कोई अलग से मान दिया जाए y का, जिसमें कि आप इसे करने के ये y² के बराबर है, पोटेंशियल शो कर रहा है, या किसी समय ये ऑसिलेशन की ये पोजीशन हो, यहाँ से ये x और आयाम दिया गया हो, तो ये पार्ट कहीं से आ सकता है। लेकिन फिलहाल इसमें ये संदेह है कि जो उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी के लिए जारी किया है ये सही नहीं है। बाकी 107 आप देख सकते हैं, ये तो प्रॉब्लम सबको आता है। क्वेश्चन नंबर 107, तो इसको हम ऐसे रिटर्न करके छोड़ दे रहे हैं। आप एक आदर्श गैस के अणु गति सिद्धांत के अनुसार औसत दाब आप ये पढ़ते हैं 1/3 एम एन, इसको इस्तेमाल कर दे रहे हैं mn डी बार स्क्वायर के रूप में आप यूज करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। तो इसको जब आप रीड करते हैं तो यहाँ से इसको कैपिटल एम मान लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये एम डी बार स्क्वायर, हालांकि एवरेज में ऐसे लिखा जाता है, स्क्वायर का ही होता है। तो इस तरह से ये गतिज ऊर्जा का मान है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए पर यूनिट वॉल्यूम को लेकर एकांक आयतन के लिए। तो 3p/2 ठीक है, तो इसमें आंसर दिया हुआ है बी होगा, ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए निकाला गया है। तो इस तरह से इसमें सब लोगों ने इसको सही किया होगा। और 108
में आप ये जानते ही हैं कि मीन फ्री पाथ जो सॉल्व किया जाता है मीन फ्री पाथ, तो वो 1/√2 पाई d² n, n को या तो आप पहले ही लिख लीजिए पाई d² इंटू n। n जो है कंसंट्रेशन के रूप में है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन जो भी हैं उनके लिए दिया गया है पर यूनिट वॉल्यूम में, अर्थात ये कैपिटल एन बाई बी के टर्म में, या आप यहाँ से भी निकाल लेते हैं पी वी इक्वल टू एन के टी। जब एन को रिप्लेस करना होता है तो पी वी अपॉन के टी, तो यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आपको ये दे दिया है, यहाँ पर ये कंबाइन करके ये दे दिया गया है एन इंटू सिग्मा ऐसे लिखकर, तो ये मान दिया हुआ है 1.12 10⁴ पर मीटर या मीटर इनवर्स। और यहाँ पर सॉल्व करिएगा तो आपको अभी हमने बताया ये जैसे मीटर क्यूब है और ये मीटर स्क्वायर है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए d² का, तो ये मान वहीं आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से कहीं कहीं पर ये अलग अलग पोजीशन सिंबल से शो करता है, तो आप देख सकते हैं d² है, यहाँ पर ये मान दिया गया है। तो इसको रखकर जब सॉल्व करें तो जो आंसर आप नोट करिएगा, लेकिन इन्होंने जो जारी किया है सी किया है, सी किया है, और हमारे हिसाब से सॉल्व करने पर सी नहीं आएगा, लेकिन जो इन्होंने जारी किया है सी। क्वेश्चन नंबर 109। तो कुछ क्वेश्चंस के ऐसे टॉपिक है कि आज आप क्लोज करना ही चाहते हैं, थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा। तो इसमें दिया गया है कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है। तो आप जानते हैं कि माध्यम में जो धारिता है वायु के सापेक्ष, पहले इसको एयर में सी नॉट मान लीजिए, के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह से जितना दिया हो, जैसे ये 6 के का मान दिया है और ये 8 माइक्रोफैरड दिया है, तो इसको रखकर आप सॉल्व कर लें तो ये मान प्राप्त हो जाता है। के का मान दिया हुआ है 6, ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, बाकी सी का मान दिया गया है। तो 110 तो आपको ये बताया गया है 110 में, ये थ्योरी जब आप देख किए हैं तो जानते हैं कि टू चार्जेस के मध्य लगने वाला जो कूलम्ब फोर्स है वो किसी तीसरे चार्ज की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि जो फॉर्मूला है कि 2 का ही दिया जाएगा, F इक्वल टू 1/4πε0 P1 P2/r²। तो इसकी उपस्थिति से इस फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा, ये इस पर कोई फोर्स भी अप्लाई कर रहा होगा तो ये कॉमन फोर्स इसी से सॉल्व होगा। इस तरह से forces between two charges is undependent by present and other neighboring charge। तो उसके निकटतम कोई और चार्ज उपस्थित है तो वो उस पर निर्भर नहीं करता है और उसका मान उतना ही रहेगा। इसमें रिमेन द सेम लिखा जाएगा जो कि उन्होंने जारी भी किया है, सेम है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 111, तो यहाँ पर जो दिया गया है कि स्टील रॉड को जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है हीट करके कोल्ड किया जाए, तो हीट करके कोल्ड किया जाए तो इसके जो ताप में परिवर्तन है समय के सापेक्ष, ध्यान रखिएगा कभी ये समय के सापेक्ष देता है और कभी दूरी के सापेक्ष, लेंथ के सापेक्ष। तो चेंजिंग टेम्परेचर यहाँ पर है ये टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका ग्राफ इस तरह से शो किया जाता है, ऐसे ये ऐसे चेंज होता है। और अगर ये डिस्टेंस पर भी रहता है तो हम लोग इसी तरह से ड्रॉ करके दिखा देते हैं, डिस्टेंस में भी इस तरह से दिखा दिया जाता है। ये ग्राफ तो ये है, लेकिन इस पर ऐसे ड्रॉ है, लेकिन आपको अलग अलग देकर बताना है। जैसे ग्राफ ये दिया है, ऐसे दिया है, ये दिया है, तो आपको ग्राफ इस तरह का ग्राफ ये वाला मिल रहा है। इसको उसने ए कहा है, बी और इसको सी कहा है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ए का हो जाएगा। तो इसमें ए आंसर होगा और उन्होंने ए जारी भी किया है।
तो ऐसे टॉपिक देखिए, अगर आप पहले से पढ़े हैं, लिखे हैं, तभी आप कर पाएंगे। और टिपिकल नहीं है लेकिन नहीं जानते हैं तो कोई प्रोसेस नहीं है कि आप रख कर सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से जो ये दिया गया है मेन टू पाथ वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, जो अभी हमने देखा था, ये 1/√2, ये क्वेश्चन नंबर 112 है। अभी आपने देखा, ये लिखा हुआ था पाई एन डी स्क्वायर। तो एन को रिप्लेस करके हमने कहा कि एन को रिप्लेस करिए और पी वी बाई के टी रख दीजिए। यहाँ पर के टी अपान √2 पाई डी स्क्वायर इंटू पी वी ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए अगर लिया जाएगा तो आप भी हटा भी कर सकते हैं। तो लेमडा प्रोपोर्शनल टू पी बाई पी, ये आपका प्रॉब्लम उठाया है। इसमें लेमडा 2/λ1 ऐसे रख कर निकाल सकते हैं। तो T2 अपान T2 इंटू T2 अपान T1, ये सभी मान आपको दिए गए हैं इसमें। जैसे कि इसने बता दिया है कि पहले प्रेशर P है, अर्थात T1 जो है, अर्थात यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा T2 T1 T2 T1, T1 पहले P है, बाद में T2 की वैल्यू T/2 कर दी जा रही है। इस तरह से T1 पहले दिया हुआ है 2 × 10⁻, यहाँ से ये दिया है 2T, 2T दिया हुआ है। T1 को T मान लीजिए, T2 2T दिया हुआ है। तो इसको रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं, ये मान दे दिया गया है। और λ1 भी दिया हुआ है, λ1 का मान है 2 × 10⁻⁻7 मीटर में है, मीटर लिख लीजिएगा। तो λ2 का मान ज्ञात कर सकते हैं, सारे मान आपको दिए गए हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो शायद आंसर इसका भी आ रहा है, तो आप भी टिक कर लीजिएगा या सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो 113 है, ऐसे ही ये इजी प्रॉब्लम है। 113 बहुत इजी प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं। 113, तो 113 में आपको दिया गया है दो लेंसों की विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात, जैसे W1/W2 2/3 है, और इनसे जो है एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है, जैसे ये कन्वेक्स और कनकेव, ये F1 और ये F2। तो कॉम्बिनेशन में आप लिखते हैं 1/F = 1/F1 प्लस 1/F2। F2 यहाँ पर नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कनकेव लेंस के लिए है, और F1 आपका पॉजिटिव। तो इस तरह से आप इनमें ले सकते हैं। और एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है W1/F1 प्लस W2/F2, ये रखा जाता है। यहाँ से आप ट्रांसफर करके चाहे जैसे भी =0, तो W1/W2 = माइनस F1/F2, इसको ट्रांसफर करके देख लीजिएगा। जैसे यहाँ से W1/F1 माइनस W2/F2, ये ट्रांसफर करिएगा, जो मान है यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से इक्वेशन आपके सामने है। F का मान दे दिया है, F दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, तो आप 20 सेंटीमीटर रख कर F1 F2 में से कोई एक मान निकाल कर यहाँ रख दीजिए, क्योंकि ये रेशियो दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने पर ये जो मान आ रहा है C, इसका आंसर में जैसे C, या इसका आंसर आप जैसे F1 दिया है 6.67 और F2 है -10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जिनके पास पेपर नहीं है थोड़ी दिक्कत होगी कि वो क्या रीड कर रहे हैं, लेकिन अगर पेपर है तो आप देख कर मिला लीजिए। सीरीज सी है, ये पीजीटी फिजिक्स जो 2021 में पीजीटी फिजिक्स का जो एग्जाम हुआ है उसी का ये सीरीज सी सॉल्व किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 114,
114। तो इस तरह से देखिए, टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो हम कुछ क्वेश्चंस का जो शॉर्ट में थ्योरी है ऐसे रीड करके छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर जो है कार्यफल ज्ञात करना है, क्वेश्चन तो आपके पास सही है। वर्क फंक्शन तो आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। ये आइंस्टीन थ्योरी आपने रीड किया होगा। जब किसी मेटल सरफेस पर प्रकाश फोटान आपतित किया जाता है जिसका वर्क फंक्शन डब्ल्यू है, तो ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है यहाँ पर ई के दिया जा रहा है। तो इसको रखकर आप सॉल्व करते हैं। इनमें से एच वी न्यू वी सभी मान आपको दिया है। और काइनेटिक एनर्जी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यू इंटू वी नॉट के पदों में, तो इसका मान दे दिया है 1.2 वोल्ट। तो इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा है तो ये मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप यहाँ रख दीजिएगा। और वर्क फंक्शन ज्ञात करना है तो एच न्यू माइनस ई के या एच सी बाई लेमडा माइनस 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच सी बाई लेमडा सॉल्व करिए और लेमडा आपको दे दिया गया है 2000 एंगस्ट्रॉन है। एच आप जानते ही हैं कितना लेना है, और सी आप जानते ही हैं 3 × 10⁸ सबको रखते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आपको यहाँ ई रखने से फायदा होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अर्थात अब आप इसमें जो सॉल्व करेंगे तो इनके मान ऐसे होंगे, एच सी बाई लेमडा ई माइनस 1.2 आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो ई की भी वैल्यू आपको रखना होगा -19। देखिए सब में कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा है। इस आधार पर देखा जाए तो जिनका 80 भी सही है वो सेफ है, 75 भी है वो भी सेफ है, हो सकते हैं। इतने ज़्यादा कैलकुलेशन है कि टाइम कहाँ मिलेगा। कैलकुलेशन करेंगे नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। और ऐसा है नहीं कि ये कोई फिक्स थ्योरी है जो पहले से लिखी है वहीं आप सॉल्व करके रख देंगे। तो इस बार जो है पेपर इजी है, लेकिन न्यूमेरिकल ज़्यादा होने से प्रॉब्लम सबके लिए होगी। तो उम्मीद है जिनका 75 भी है वो सिक्योर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। तो देखिए इसमें थ्योरेटिकल है, नाभ के कणों को बांध कर रखने वाला जो पार्ट है, तो आप पढ़े होंगे मेसान, एक और प्रिंसिपल। तो मेसानों के विनिमय के कारण नाभ की आकर्षण बल की उत्पत्ति होती है जो नाभ के कणों को बांध कर रखता है। तो इसमें आंसर बी है 115 का। और इसी तरह से जो है 116 में जो दिया गया है डिस्प्लेसमेंट का समीकरण दिया गया है 5 sin 0.2 पाई टी प्लस 0.5 पाई ये दिया गया है। तो आपने ये रीड किया होगा। टाइम पीरियड पूछा जा रहा है तो आपको ये मालूम है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। तो ओमेगा का मान यहाँ से आपको मिल गया 0.2 पाई, और ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। यहाँ से 2 पाई बाई 10 कर लीजिए तो टी का मान 10 सेकेंड आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन हैं, ध्यान देना है कि आप जो है उनको रीड करें। तो इजी है, लेकिन प्रॉब्लम है कि टाइम पे देने हैं। जब आपको समय नहीं मिलेगा, समय की बाउंडेशन वहाँ पर है, तो फिर मेरिट में डाउन जानी ही है। क्वेश्चन नंबर 117। तो ये रिपीट हुआ है शायद इसी उसमें, जिसमें कि आई मैक्स और आई मिनिमम पर प्रॉब्लम अगर आया है, जहाँ भी आया हो शायद इसी में रिपीट हुआ है या होगी। तो आप ये जानते हैं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। और A1 A2 के लिए अगर आपको इंडेंसिटी दिया हुआ है तो यहाँ से वो मान निकाल सकते हैं। तो इसमें शायद दे रखा है 9 और 1, तो आपको 3 और बाई 1 ये। अब अनुपाती रेशियो में 3 के और यहाँ A2 को के मान पर ये वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर ये ऊपर 16 और यहाँ का डिफरेंस 4 या 4/1। तो इसका आंसर शायद बी है। तो देख लीजिए क्वेश्चन है नंबर 117। सीरीज हम बार बार बता रहे हैं सी है।
तो इस तरह से 17 और अब आप इसमें 18 का देख सकते हैं। 18 तो जो 18 है ये भी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही आधारित है। डेली तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है और इस तरंग दैर्घ्य पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन से गतिज ऊर्जा आपको निकालना है। तो एच न्यू में एच सी कॉमन ले लीजिए, 1/λ माइनस 1/λ में। इसको आप डेली तरंग दैर्घ्य कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और वेवलेंथ जो इंसिडेंट किया गया है। तो यहाँ पर जो है लैम्डा नॉट आपको दे दिया है 2000 एंगस्ट्रॉम है और लैम्डा दे दिया है 1200 एंगस्ट्रॉम है। तो इसको रखकर एच और सी आप जानते हैं, सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने पर शायद अब जो भी आ रहा हो उसको देख लीजिएगा। 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो आप ठीक कर लीजिएगा। ये है 118 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 19 जो थ्योरेटिकल है, आप जानते हैं कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस आप रीड करते हैं एंट्रोपी चेंजेस में, ये dq/t। तो यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस में dq = 0। तो एंट्रोपी चेंजेस अगर आप 0 कर दिए हैं यहाँ पर तो एस का मान कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए इसको आइसोएंट्रोपिक भी कहते हैं। तो ये आंसर आपका सी होगा। और 120 का आप देख सकते हैं इसमें। तो जो 120 का दिया गया है ऐसे देखिए, ये दिए गए हैं। ये आपको बताया गया है, हालांकि अब तक तो आप सॉल्व कर लिए होंगे ये। यहाँ देखिए इसको शॉर्ट सर्किटेड कर दिया गया है ऐसे, तो ये कैपेसिटर हट जाएगा। बाकी आप इसको सी और सी पैरेलल में कंबाइन कर दीजिए तो 2C आ जाएगा। तो इसका आंसर बी है। और 121 में थ्योरेटिकल है। एक्स कैरेक्टरिस्टिक के लिए कह रहा है कि कौन सा अभिलक्षणी गुण है। तो इसकी थ्योरी आप रीड कर लीजिए, आंसर शायद इसका भी है। 122 में 122 में जो है किसी ऊंचाई से, आप जानते हैं ये कोई ऊंचाई ले लीजिए। 122 पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। 122 पर किसी ब्लॉक को आप डाउनवर्ड स्लाइड कराइए। इंक्लिनेशन थीटा है, हाइट एच है। तो आप जानते हैं जो वेलोसिटी आता है भी इसके बॉटम पर, तो आप रीड करते हैं तो 2g/1 + k² ये मान आता है। वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल एट इट्स बॉटम। ये था 122, क्वेश्चन नंबर 122। तो इसमें आपको बताना था ये बेलन के लिए, सिलेंड्रिकल के लिए। तो सिलेंड्रिकल केस के लिए आप जानते हैं जैसे ICM = mk²। तो यहाँ पर ये हाफ सॉलिड सिलेंडर के लिए हाफ mr² = mk²। तो आप सॉलिड सिलेंडर के लिए k²/r² का मान 1/2 लेते हैं। तो आप यहाँ रख दें 2gh/1 + 1/2। तो ये मान जो है 4gh/3 आ जाएगा। तो इसमें तो चाहे रूट में बाहर निकाल लीजिए। तो इसका आंसर ए दिया गया है। तो आप ये मन रख कर सॉल्व कर चुके होंगे या अब तक देख भी चुके होंगे, आंसर भी आपको मिल चुका है। हम सिर्फ याद दिला रहे हैं कि जो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो ये आप कर सकते थे इधर पे। और 123 में जानते हैं थ्योरी है कि चुंबकीय पदार्थों में इस तरह का चुंबकीय प्रवृत्ति होता है। ये देख सकते हैं, ये दूर हटती हैं ऐसे, मिनिस्ट्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक्सटर्नल फील्ड के रिस्पेक्ट में। ये या प्रबल चुंबकीय ध्रुवों से दूर हटती हैं। जैसे नॉर्थ और साउथ आप लेते हैं तो यहाँ से घूमकर ये किसी दूसरे पार्ट में ऐसे व्यवस्थित हो जाती है। लेकिन किसी किसी बुक में आपको ऐसे भी मिलता है, ये ड्रॉ करके ऐसे दिखाया जाता है। तो इसको प्रचुंबकीय और ये
अनचुमकी इसको लौह चुमकी मान लेता है। तो ठीक है, वहाँ भी कोई बात नहीं, लेकिन जो नीचे वाला ग्राफ दिखाए थे वो ज़्यादा मान्य है। तो 124 में जो है इसमें क्वार्टर वेव प्लेट पर ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, चाहे इसमें जो लार्ज हो देख लीजिए, यहाँ ये लार्ज होगा खाली हो जाएगा इंटू टी, क्वार्टर वेव प्लेट के लिए λ/4। टी आपसे पूछा गया है, बाकी सभी मान लिया हुआ है। तो रख कर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, शायद म्यू ई ज़्यादा है तो म्यू ई पहले कर लीजिए, यहाँ पर म्यू ई। तो इसको रखकर जब आप सॉल्व कर लेंगे, लेमडा का मान भी लिख दे रहे हैं, ये 6500 एंगस्ट्रॉन है, और म्यू नॉट या म्यू ये लिखना है तो 1.558 है, और म्यू नॉट की वैल्यू 1.544 है। लिख दीजिए टी का मान जो आ रहा है, टी का मान डी 11.6 माइक्रोमीटर, थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो इस तरह से जो ये पॉइंट था क्लोज हुआ, और ये लास्ट में 125 जो दिया गया है, इसका आंसर जो है बी है, अभी हमने बताया। लास्ट में 125 का जो दिया गया है, मैग्नेटिक इंडक्शन को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। थोड़ा आप कंफ्यूजन होंगे इस पर कि फ्लक्स घनत्व तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, इसको जो ज्ञात करना है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी को फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। फ्लक्स डेंसिटी ज्ञात करना है बी सोलेनोइड का, तो ये म्यू नॉट एन आई होता है, और यहाँ पर म्यू नॉट एम की वैल्यू n/l आई होता है। इस तरह से रखकर आप ये मान ज्ञात कर सकते हैं। अब जो रखकर सॉल्व करने पर आ रहा है, क्योंकि सभी मान दिए हैं इसमें, एन भी दिया है आपको 2000 लूप्स, और एल भी दिया है 60 सेंटीमीटर, और इसमें करंट भी दिया है 5 एम्पियर। तो रखकर सॉल्व कर लीजिए, मान आ रहा है इसमें शायद बी, बी आंसर आ रहा है, और ये आंसर जो है बी का 0.021 टेस्ला। सॉल्व करके देख लीजिएगा। इस तरह से हमने ये पेपर क्लोज किया, स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर रखा गया था, लेकिन जो प्रॉब्लम इसमें आई है वो आपको हम बता दें कि क्या क्या डिफरेंस आया। जैसे हमने पूरा सॉल्व कराया, तो जो कुछ मिस्टेक अगर हमसे हुआ है तो वो क्या है, या नहीं है तो क्या है, तो इनमें से इनके आंसर को मैच कराने पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ये शायद ए दे रहा है, लेकिन हमने जो सॉल्व किया था सी आया था। तो आप सॉल्व वीडियो देख लीजिएगा, अगर आ रहा है सी तो सी सही होगा। और जो डिफरेंट है वेट कर दे रहे हैं, क्या इन्होंने जारी किया है डिफरेंट। हाँ, इसमें जो है 20 का इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 20 का सी का है, तो शायद सी ही हो, क्योंकि ये थोड़ा हमें कंफ्यूजन था यहाँ पर प्रोटॉन्स को लेकर, कॉस्मिक रेज ऑफ हाई एनर्जी एटॉमिक न्यूक्लियाई डिफ्यूज प्रोटॉन्स, तो इसमें बी की बजाय सी ही सही होगा, क्योंकि लिविंग प्लांट और एनिमल्स में डिफरेंस तो होता है लेकिन माइनर डिफरेंस रहता है, तो इसलिए सी सही है, बी नहीं होगा। और तो इधर सब क्लियर है, ठीक है। जो आंसर इन्होंने डिफरेंस जारी किया वो हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 तो हम इस पर नहीं समझते हैं। 33 उन्होंने इस तरह दिया है, सनलाइट परफेक्टली पोलाइज लाइट प्रडिसेशन है। जब आपको वाटर सब के लिए दिया गया है, ये मान है 1.33। तो इसमें 36 और 54 को ऐड करके देख लीजिए। जैसे 53.06 डिग्री ये है, और इनमें 36 डिग्री 54 मिनट। अगर ये 1 डिग्री हो गया और 54 ये है, तो 53 तो 53 और 1 डिग्री है, 54 और 36 90 तक तो इनका आंसर सही है।
अन्यथा हमने यहाँ से बताया था, देखिए क्षैतिज ये लिया था ऐसे, प्राय एक्स एक्स से ही लिया जाता है, तो वो भी डायरेक्ट दिया हुआ है जिसमें 143.06 आ रहा है यहाँ से, और ये आंसर उन्होंने यहाँ से जारी किया है। तो क्षितिज से तो आप ये दे सकते हैं, अगर इनका सम आ रहा है 90 इन दोनों का, जैसा कि उन्होंने दिया है, तो ठीक है, आप यहीं से मेजर करिए, क्योंकि एलिवेशन आप इधर से देख सकते हैं, तो ये आंसर सही हो जाएगा। बाकी अगर वो क्षितिज इधर से लेंगे तो वो सी हो जाएगा। इनको ऐड करके देखिए, अगर ये एडिशन 90 आ रहा है, क्योंकि हम उस समय ऐड कर रहे थे तो 90 नहीं आया था, तो ये मिस्टेक कर सकते हैं। 90 है तो ये आंसर सही है। तो जल्दबाजी में यही होता है कि कुछ पार्ट्स आप जब देखते हैं कि आपको लगता है 90 नहीं आ रहा है, तो आपने रिवर्स किया और रिवर्स से बता दिया गया। बाकी तो ये मिस्टेक था, उन्होंने टू सुधार का आंसर यही जारी किया है, जो कैपेसिटर का हमने बताया था 3 की बजाय 2 होना चाहिए, उन्होंने 2 पर ही करके जारी किया है। उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, जो बताया गया वही है, उन्होंने संशोधित कर लिया है। तो इस तरह से एक दो क्वेश्चन हमें मिले हैं जो आंसर उन्होंने अलग बताया है। अब देखिए 53 है, जिसमें इम्पीडेंस मैचिंग की बात हम चर्चा कर रहे थे, तो कॉमन कलेक्टर पर है, बात सही है, लेकिन ये जो बिहेवियर यूजिंग होता है वो ज़्यादातर कॉमन इंटर सर्किट यूज हो जाती है, तो उन्होंने इसको लिया है मैचिंग में कि कॉमन कलेक्टर। तो उसका एक वजह हो सकता है कॉमन कलेक्टर के लिए कि इनपुट इम्पीडेंस उसका जो है हाई होता है इनपुट का, और आउटपुट इम्पीडेंस जो है, आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है ये, और ये हाई होता है। जब डायरेक्ट किसी लो इम्पीडेंस के साथ अटैच करते हैं तो ये मैचिंग बना रहता है, जैसे लाउड स्पीकर है या कोई भी आपका सर्किट है। इस आधार पर कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड माना गया है। तो हमने उसको भी इसलिए बताया था क्योंकि ज़्यादातर सर्किट जो है इंटर कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पर है, लेकिन अगर आप मैचिंग में जाएंगे तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एक रीजन के कारण संभव हो सकता है, जब आउटपुट इम्पीडेंस इनपुट से कम हो, तो ये जो है कॉमन इंटर में नहीं होता। कॉमन इंटर में ये जेट आउटपुट की वैल्यू ज़्यादा होता है इनपुट से, ये कॉमन इंटर में है, इसलिए इसको खारिज करके ये कलेक्टर का हो सकता है। तो ये एडवांस ध्यान देने पर दोनों कंफ्यूजन रहते हैं, तो आयोग ने सी कहा है तो सी मान लिया जाएगा, भले ही सर्किट कोई और यूज होती है ज़्यादा, लेकिन सी सही मान लिया जाएगा। तो ये अंतर थे जो दो क्वेश्चनों का जो उन्होंने अलग बताया। लेकिन 54 में जो है ये संशोधन हम दोनों आंसर के लिए दे रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है और एंगुलर मोमेंटम भी। उन्होंने एंगुलर मोमेंटम कहा, ये भी सही है। जैसे देख लीजिए एंगुलर मोमेंटम के लिए कि ये सन ले लीजिए और यहाँ पर अर्थ, अर्थ जो है सन के अराउंड मूव कर रही है सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत, तो टार्क 0 होता है और जे का मान कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी फोर्स के अंतर्गत मूव कर रहा है तो किसी पॉइंट पर उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, इसी बेस पर आप सॉल्व करके बताते भी हैं। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी, यहाँ एंगुलर मोमेंटम नहीं लेंगे, किसी ब्लॉक को अगर सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गुरुत्व बल के अंतर्गत गिराया जाए तो किसी बिंदु पर उसकी संपूर्ण ऊर्जा नियत होती है, क्योंकि एफ को आप कांस्टेंट लेकर चलते हैं, वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स इक्वल टू 0 करते हैं, एफ को कांस्टेंट। तो इसमें ये भी सही है और ये भी सही है, दो दो आंसर है, लेकिन उन्होंने ए जारी किया, हमने बी बताया था। तो इसका वजह है कि हमने एक आंसर तुरंत देखा कि चीज सही है, तो और हम रीड भी नहीं किए, नहीं तो उसी समय बताते हैं कि एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, या उसको हम वेरी कर दे देते हैं। तो ऐसे होता है कि कभी कभी एक में एक से अधिक आंसर दिखता है, जो दिख गया आपने टिक कर लिया, आगे रीड नहीं करते हैं। ये डिफरेंस थे इनके आंसर जो हमने बताया उनसे। हो सकता है एक आध क्वेश्चन और है, ये तो बाई मिस्टेक था 64, जो कि काश होता ही है, हमने साइन बता दिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, जिसको ध्यान नहीं दिया गया। बाकी इनमें से कोई डिफरेंस तो नहीं लग रहा है। हाँ, मॉड्यूलेशन और एम्पलीफिकेशन में हमारे हिसाब से आज भी मॉड्यूलेशन ही ज़्यादा सही है। एम्पलीफिकेशन में जो है थोड़ा सा चाहे ए एम्पलीफायर लीजिए चाहे बी लीजिए, चाहे सी, थोड़ा सा उसका शेप जो है कट कर प्राप्त होता है, मॉड्यूलेशन में पूर्णतः उसी आकार में प्राप्त होता है।
और 74 में इनका जो आंसर है ये गलत है, ये आप चैलेंज कर सकते हैं। 74 को आप चैलेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम होगी। तो 74 में जो है उन्होंने डी कहा है, जबकि डी फॉर्मूले में है ही नहीं है, तो ये तो खुद ही वो चेंज कर लेंगे। एवरेज एनर्जी प्लांक ऑसिलेटर का एच न्यू अपान ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन, ये होता है। तो यहाँ पर माइनस दिया है तो ये रंग हो जाएगा, ये होता ही नहीं। अब आप इसी को दो बार ऐसे सॉल्व कर लें, अगर ये वैल्यू हाई हो, हाई फ्रीक्वेंसी हो, तो वन को लेफ्ट कर दीजिए। तो एक आंसर ये हो सकता है, अगर फ्रीक्वेंसी हाई लेते हैं तो ये लेफ्ट कर दीजिए, पूरा छोड़ दीजिए, इसको ऊपर लाइए तो एच न्यू और ये एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाई के टी। तो इसको अगर लेते हैं इफ फ्रीक्वेंसी इज हाई, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। और टेम्परेचर हाई लेते हैं तो इसको ब्रेक करके सॉल्व करने पर के टी आता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। तो एक बार हमने टेम्परेचर हाई लेकर ये आंसर बताए हैं, और जबकि बी भी हो सकता है अगर फ्रिक्वेंसी हाई लेते हैं तो। और डी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर बाई मिस्टेक माइनस लिखा है, तो या तो आप इसको सुधार कर लें तो डी हो जाएगा, ऐसा है नहीं। सुधारेंगे तो हर क्वेश्चन का आंसर अपने हिसाब से हो जाएगा। तो ये जो है 74 उनको कैंसिल करना ही है, क्योंकि ये गलत जा रही है। या तो क्वेश्चन हटाएंगे, या जिन्होंने ए और बी टिक किया होगा सही मानेंगे, क्योंकि सॉल्व इसके दो पार्ट हैं, फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर को अलग अलग मान कर सॉल्व करने पर के टी या एच न्यू जो एक्सपोनेंशियल दिया है आ जाएगा। 75 में भी इन्होंने केवल आवेश घनत्व कहा था, तो इसको इंसुलेटिंग मान लीजिए, तो आपका आंसर बी आ जाएगा। तो ये तो सब ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। 76 में ए और बी दोनों आंसर सही होंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम का सेंस हमने बताया था, थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। लेकिन ठीक है, बी आंसर तो करेक्ट है ही है, इन्होंने बी जारी किया है, लेकिन यहाँ भी कंफ्यूजन दो आंसर से है। तो ऐसे कई क्वेश्चंस इसमें आए हैं जो कि अब 82 का आंसर सॉल्व करने पर जो भी आ रहा हो, लेकिन इन्होंने जो आंसर जारी किया है तो एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है 2 ना आ रहा हो, शायद 16 आ रहा हो। 2 आ रहा हो तो ठीक है 82 का, क्योंकि हमने सॉल्व सही किया है, आंसर में चेंजेज है। और बाकी देखिए इसमें 89 में भी है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक प्रिंसिपल है, जिसमें स्नेल्स लॉ ही अप्लाई करके सॉल्व किया जाता है, तो स्नेल्स नियम को नहीं हटा सकते हैं। इसमें सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों दे दिया है। बाकी तो आप सब जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर पूर्णांतिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन उन्होंने स्नेल्स लॉ डालकर उसको हटा भी नहीं सकते हैं, और ए और बी भी दे दिया है, जबकि उन्होंने केवल बी आंसर जारी किया है। तो ये हमारे हिसाब से ठीक है। तो अब 91 में जो है सी होना चाहिए, हमने बी जारी किया था, क्योंकि रीडिंग में कोई कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो सी ही सही है, आयोग ने सी जारी किया है। बाकी जो भी हमने आंसर बताया है सब मैचिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे आपको जो है 4 या 5 क्वेश्चन देखने मिले हैं जिनके आंसर मैच नहीं है, जिनमें से 2 क्वेश्चन को विवादित ही है, 3 क्वेश्चन के आंसर डिफरेंस है। तो अब आप इसको मैच कर लीजिए, और अब आप तैयारी करिए एलटी के लिए। बाकी जो भी एग्जाम आपका जीआईसी का है प्रवक्ता के लिए, उसमें लग जाइए, और जिनका सही है वो भी अपना तैयारी करते रहें। ये नहीं कि उनका सिलेक्शन हो गया है तो अपना पढ़ना बंद कर